अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपके लिए ला रहे हैं लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है। अभी तक हमने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया था, अब मोल्स और वॉल्यूम के बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन को निकालने से पहले हम क्या सीखेंगे, हमारे पास एक टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो हमने अभी पढ़ना है। बाकी वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपके 5 होते हैं, उनमें से मैं 2 लॉज को आज डिस्कस करूंगा, 3 लॉज को हम फिर स्टैचोमेट्री जब हम टॉपिक उठाएंगे वो मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा। ठीक, तो अभी हम 2 लॉज को डिस्कस करेंगे और वो दोनों लॉज जो है ना वो वॉल्यूम के रिलेटेड, मतलब गैसेस के रिलेटेड वो एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला वाला लॉ जो हमारा होता है विच इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, दैट इज Gay-Lussac's law of combining values। Gay-Lussac's law of combining values याद रखोगे आप, ये वाला लॉ है ना टोटली एप्लीकेबल फॉर गैसेस है, फॉर गैसेस। अच्छा, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब गैसेस के रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये लॉ आपका सिंपली बताता है कि जब भी गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा उनके वैल्यूम्स के थ्रू कंबाइन होते हैं, और उन वैल्यूम्स का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है। एक तो फिक्स, दूसरा वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशो बेयर करते हैं। फिर से सुनो कि जब भी गैसेस कंबाइन होते हैं वो हमेशा वैल्यूम्स के थ्रू कंबाइन होते हैं, और जब वो वैल्यूम्स के थ्रू कंबाइन होते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है, वैल्यूम रिलेशन या रेशो जो होता है उनका आपस में, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो होता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, गैसेस कंबाइन थ्रू वॉल्यूम्स, गैसेस कंबाइन थ्रू वॉल्यूम्स एंड बेयर a simple whole number ratio and bear a simple whole number ratio। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है इसके लिए। तो नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे आपके पास है H2 गैसेस फॉर्म में, और क्या लिया आपने, क्लोरीन किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो ये आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है आपका HCl। ठीक, ये HCl भी किस फॉर्म में बनता है, मान लो आपका गैसेस फॉर्म में बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में और क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है, ये आपस में कंबाइन होंगे थ्रू देयर वॉल्यूम्स। लेकिन इस रिएक्शन में जरा आप देखो, यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस हाइड्रोजन का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो इसका मतलब अगर आपने इसका एक वॉल्यूम लिया, इसका एक वॉल्यूम आपने लिया, तो क्लोरीन गैस का भी कितना लेना पड़ेगा, फिर एक वॉल्यूम। इस तरीके से अगर इसका एक वॉल्यूम आपने लिया, इसका भी एक वॉल्यूम आपने लिया, HCl के कितने वॉल्यूम्स बनेंगे, फिर 2 वॉल्यूम्स। इस तरीके से तो मतलब गैसेस चाहे रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में, वो हमेशा आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू वॉल्यूम्स, और उनके वॉल्यूम्स का जो रेशो आता है वो सिंपल होल नंबर रेशो होता है। सिंपल होल नंबर रेशो मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या है आपका 2, तो 1:1:2, दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस के फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 500 ml लिए, 500 ml, क्या आप मुझे बता सकते हो फिर क्लोरीन गैस के भी कितने मुझे ml लेने पड़ेंगे, इस रेशो के थ्रू जाओगे। अगर 1:1:2 है, या 1 वैल्यूम इसका लिया, 1 वैल्यूम इसका लिया, तो मतलब जितना वैल्यूम इसका होगा उतना ही वैल्यूम इसका भी लेना पड़ेगा। अगर इसके 500 ml आपने लिए हैं तो क्लोरीन गैस के भी कितने लेने पड़ेंगे आपको, 500 ml। इस तरीके से, ठीक। और इसी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या आप मुझे बता सकते हो कि HCl के ml कितने बनेंगे, फिर सर इसमें है 1 वैल्यूम, इसमें है 1 वैल्यूम, लेकिन HCl के कितने वैल्यूम बनते हैं, 2 वैल्यूम्स। तो अगर इसका 500 ml है, इसका 500 ml है, तो ऑब्वियसली इसके जो mls आएंगे वो कितने आएंगे आपके, 1000 ml। इस तरीके से, ठीक। एक और चीज समझते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास है नाइट्रोजन गैस N2, ठीक, और कौन सी है आपकी
हाइड्रोजन गैस है आपकी, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। मानो ये गैसियस फॉर्म में आपका, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स NH3। अब आप मुझे बोलो कि अगर मैंने इसका एक वैल्यूम लिया तो इसके कितने वैल्यूम लेने पड़ेंगे, 3 वैल्यूम, और इसका कितना लेना पड़ेगा, 2 वैल्यूम। तो रेशो क्या आएगा, 1:3:2। तो मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया जब आपस में कंबाइन होंगे तो वैल्यूम्स के थ्रू कंबाइन होंगे, लेकिन उन वैल्यूम्स का जो रेशो आएगा वो आएगा 1:3:2। तो सिंपल सा लॉ है, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, गेल-स्टोक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम्स। ठीक, तो दूसरा लॉ जो है आपके पास वो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है ना, ये भी एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसेस, ये भी एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसेस। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट समझो पहले। ये कहता है कि इक्वल वैल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो मतलब मोल्स भी सेम होंगे, लेकिन कब, एट स्टैंडर्ड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट समझने से पहले इस हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको कुछ बोलूं कि ये वाली हाइपोथेसिस जो है ना, ये आपको आगे एक और चैप्टर में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें डिटेल में आपको ये पढ़ना है इसकी एप्लीकेशन। लेकिन हमारा मकसद जो है इस वाले चैप्टर के अंदर, इस हाइपोथेसिस को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स और वैल्यूम के बीच में क्या निकाली है, रिलेशन, उसके लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। जरा इसका स्टेटमेंट समझो। इक्वल वैल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, मतलब जितने भी गैसेस आपके पास हैं, अगर आपने उनका वैल्यूम फिक्स करके रखा, विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, उनका नंबर भी क्या होगा, सेम। और आपको याद होगा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो एवोगैड्रो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो आपके आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, एवोगैड्रो नंबर से वो भी कांस्टेंट है, तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, फिर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। लेकिन ये कब होता है कि जब आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किया फिर जाके ये हाइपोथेसिस काम नहीं करती है। ठीक, जरा इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है एक कंटेनर, इस कंटेनर का वैल्यू मानो फिक्स है 10 लीटर, और इसके अंदर आपने ऑक्सीजन गैस भर दी। क्या आप मुझे बता सकते हो इस ऑक्सीजन गैस का वैल्यूम कितना होगा? सर आपने एक पॉइंट पढ़ाया था हमें कि गैसेस का अपना वैल्यूम नहीं होता है, गैसेस का वही वैल्यूम होता है जिस कंटेनर के अंदर हम उस गैस को डालते हैं। तो अगर आपने ऑक्सीजन गैस को इस कंटेनर के अंदर डाला तो इसका वैल्यूम कितना है, 10 लीटर, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन गैस का भी वैल्यूम कितना बना, 10 लीटर। एक और कंटेनर मैंने लिया और इसका भी मैंने वैल्यूम करके फिक्स रखा था, मान लो फिक्स करके रखते हैं 10 लीटर। अब अगर मैंने इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी, ठीक, नाइट्रोजन गैस मैंने भर दी, तो नाइट्रोजन गैस का वैल्यूम भी कितना होगा, 10 लीटर। तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन बनी कि दो गैसेस आपके पास है, उनका वैल्यूम क्या है, फिक्स, मतलब इक्वल है, मतलब इक्वल वैल्यूम्स ऑफ ऑल गैस। इस तरीके से आप तीसरा गैस भी ले सकते हो, चौथा गैस, लेकिन वैल्यूम्स क्या रखोगे आप, फिक्स। लेकिन जिस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपने ऑक्सीजन गैस को इस कंटेनर के अंदर भरा, उसी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपने नाइट्रोजन गैस को इस कंटेनर के अंदर डालना होगा, तब जाके ये वाली हाइपोथेसिस काम करेगी। अच्छा, समझना क्या है अब आपको, मान लो आज जो ऑक्सीजन गैस आपने इस कंटेनर के अंदर भरी है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेट दैट बी एक्स, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जितने होंगे इस नाइट्रोजन गैस के अंदर, लेट दैट बी वाई। क्या आप मुझे बता सकते हो फिर अकॉर्डिंग टू दिस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑक्सीजन गैस, वाई क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नाइट्रोजन गैस, और दोनों गैसेस का वैल्यूम क्या है, फिक्स। कितना है वो, 10 लीटर, इसका भी 10 लीटर, इसका भी 10, मतलब इक्वल वैल्यूम है दोनों गैसेस का। टेम्परेचर और प्रेशर भी आपने क्या रखा है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेम्परेचर
जब आपने ऑक्सीजन गैस इस कंटेनर के अंदर भरी थी, अगर मैं मान के चलूं टेम्परेचर आपका था 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था फॉर एग्जांपल आपका 1 atm, ठीक, और अगर मैंने इसी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर यहां पे भी मैंने कितना लिया 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मैंने कितना लिया 1 atm, मान के चलते हैं। तो मतलब जब मैंने ऑक्सीजन गैस इस कंटेनर के अंदर भरी थी या नाइट्रोजन गैस इस कंटेनर के अंदर भरी, उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इक्वल वैल्यूज ऑफ ऑल गैसेस, मतलब इसका 10 लीटर आपने लिया, इसका भी आपने 10 लीटर लिया, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला पॉइंट समझना है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स है x, इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स है y। इसका मतलब अगर मैं, वो टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट, या प्रेशर भी आपका क्या है कांस्टेंट, आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब अगर x और y के बीच में मुझसे रिलेशन पूछ रहा है तो x इक्वल टू क्या होगा फिर y, क्योंकि इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर इनके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो फॉर एग्जांपल अगर इसके पास नंबर ऑफ मोल्स n है n1, तो इसके पास क्या है फिर n2, तो क्या मुझे बता सकते हो n1 और n2 के बीच में रिलेशन क्या होगी, सर इनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे फिर सेम, तो n1 विल बी इक्वल टू n2। समझना फिर से एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। आपने ऑक्सीजन गैस ली है और नाइट्रोजन गैस ली है, आपने दो कंटेनर्स अलग अलग कंटेनर के अंदर इन गैसेस को डाला है। पहले वाले कंटेनर का वैल्यूम कितना था 10 लीटर, दूसरे वाले कंटेनर के पास कितना था 10 लीटर, तो मतलब आपने इक्वल वैल्यूम लिया दोनों गैसेस का, ठीक। अब क्या पूछ रहा है आपसे, टेम्परेचर कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 atm, मतलब जिस टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपने गैस इस कंटेनर के अंदर भरी है उसी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपने नाइट्रोजन गैस अब इस कंटेनर के अंदर भरा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दीज टू गैसेस, एक तो इनका इक्वल वैल्यूम है, दूसरा टेम्परेचर प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, सेम। इसके अंदर मैंने कितने मॉलिक्यूल्स माने थे x, इसके अंदर कितना माना था मैंने y, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस x विल बी इक्वल टू y, तो ये तो आ गया। तो अगर इन गैसेस के बीच में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम। तो मतलब n1 अगर इसके पास नंबर ऑफ मोल्स है, इसके पास मानो n2 है, तो इन दोनों का नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा फिर सेम, ठीक। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस हाइपोथेसिस को अगर मैं समराइज करूं तो वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना जितना आप वैल्यूम बढ़ाओगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे गैसेस के, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, इंक्रीज। तो वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एक तो ये चीज। अच्छा सर इसका क्या कनेक्शन है विथ वैल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। देखो रिलेशन मैंने आपको बोला था कि आज का जो हमारा मकसद रहेगा वो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड वैल्यूम होगा। तो आप देख सकते हो कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसे, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जितना आपने वैल्यूम को बढ़ाया उतना नंबर ऑफ मोल्स ही बढ़ेगा, ठीक। जितना वैल्यूम आप कम करोगे उतना नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम। मतलब वैल्यूम कम का क्या मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कम ले रहे हैं। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप ज्यादा लोगे ना उतना वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वैल्यूम उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना आप मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज करोगे उतना स्पेस या वैल्यूम जो होगा ना वो डिक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिक्रीज, ठीक है। अब देखो एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है अब आपका कि एट एसटीपी, ऐसा देखा गया है एट एसटीपी। अच्छा एसटीपी याद रखोगे आप, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब एसटीपी की बात करेगा तो टेम्परेचर आप लोगे 0 डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर, और केल्विन स्केल के अंदर यही अब आपका आएगा 273 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना लोगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर जो है अब आपका प्रेशर, तो प्रेशर आप लोगे 1 atm। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू पता हो। अगर आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया और प्रेशर कितना लिया आपने 1 atm, देन इट हैज बीन फाउंड व्हाट, it has been found 1 mole of any gas, 1 mole of any gas, कोई भी गैस अगर आपके पास है, कोई भी गैस, लेट इट बी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन, SO2, SO3, मीथेन, इथेन, जो भी गैस आपके पास है
उसका अगर आप 1 मोल लोगे, उस 1 मोल को अगर आपने रखा, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना लिया आपने 1 atm, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विल ऑक्यूपाई, क्या ऑक्यूपाई करेगा ये 22.4 लीटर वैल्यूम। कितना वैल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, लेकिन किस कंडीशन के ऊपर, एट एसटीपी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखोगे आप। 1 मोल जो गैस का होता है, कोई भी गैस अगर आपके पास है, कोई भी गैस 1 मोल अगर आपने लिया, लेकिन किस टेम्परेचर के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और प्रेशर कितना होना चाहिए उस टाइम पे 1 atm, तब जाके वो कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। ठीक, तो मैं लिखूंगा फिर इस तरीके से 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू, लीटर के हिसाब से कितना हुआ ये 22.4 लीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो फिर 2 मोल्स ऑफ एनी गैस कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 2 इंटू 22.4 लीटर। क्या आप मुझे बता सकते हो 3 मोल ऑफ एनी गैस कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 3 इंटू 22.4 लीटर, करेगा कि नहीं। 0.5 मोल अगर आपके पास है तो कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 0.5 इंटू 22.4 लीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है, किसी भी गैस का अगर आपने 1 मोल लिया तो वो ऑक्यूपाई कितना लीटर ऑफ वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। किस कंडीशन के ऊपर, एसटीपी कंडीशन के ऊपर। ठीक, अगर मैंने ऑक्सीजन गैस ली, टेम्परेचर मैंने लिया 0 डिग्री सेल्सियस का, और प्रेशर कितना लिया मैंने 1 atm, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर ये कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। अगर मैंने नाइट्रोजन गैस का भी 1 मोल लिया एट एसटीपी, तो वो भी कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा सर 22.4 लीटर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये 22.4 लीटर कहां से आया। तो याद रखोगे आप, स्टेट्स ऑफ मैटर आपका चैप्टर है, वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन आती है PV इक्वल टू एनआरटी। ठीक, PV इक्वल टू एनआरटी जब आप देखोगे उसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसमें 1 मोल जो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो आपका आता है किसके बराबर 22.4 लीटर। वो हम उसी चैप्टर में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखोगे कि 1 मोल किसी भी गैस का कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये कितना समझ आया है आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आप सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट वैल्यूम इन लीटर्स, कैलकुलेट वैल्यूम इन लीटर्स इन द फॉलोइंग, नंबर फर्स्ट है आपका 8 grams of SO2 गैस एट STP भी लिख लेना ऊपर है, एट STP, ये STP होना चाहिए गिवन। 8 ग्राम ऑफ SO2 गैस है आपके पास। सेकंड है आपके पास 40 ग्राम ऑफ SO3 गैस, 80 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नंबर 4 है अब आपके पास 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये आपके पास 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। आई होप कि ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा देखो, आपने कैलकुलेट क्या करना है कि अगर आपके पास 8 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कितने ग्राम्स है आपके पास 8 ग्राम्स।
आपने बताना है कि अगर मैंने इन 8 ग्राम्स को लिया एट एसटीपी, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो मैंने आपको बोला है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, मतलब मोल से बात करेंगे हम। और यहां पे गिवन क्या है, मास। तो मास को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इनटू मोल्स। और जैसे ही मोल्स आ गए तो जितने भी मोल्स होंगे मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 22.4 लीटर। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल होता है तो 22.4 लीटर, 2 मोल आएंगे तो 2 इंटू 22.4 लीटर, 3 मोल आएंगे तो 3 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, देखो 8, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे सर, नंबर ऑफ मोल्स, वो कैसे लिखते हैं हम, स्मॉल एन के लेटर से, ठीक। तो मास कितना गिवन है आपका, 8 ग्राम, तो 8 ग्राम यहां पे लिखोगे, डिवाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लिखोगे आप मोलर मास, और वो कितना होता है आपका 64 ग्राम मोल इनवर्स। तो ग्राम ग्राम कैंसल, 8 1 जार 8, 8 जार, तो टोटल कितने मोल्स आपके पास है, 1/8 मोल्स, ठीक। मतलब अगर आपने 8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लिया तो एसटीपी वो कितने मोल्स ऑक्यूपाई करेगा, 1/8 मोल्स। मतलब इनडायरेक्टली आपको कितने मोल्स गिवन है, 1/8, मतलब 1/8। तो क्या आप वैल्यूम निकाल सकते हो फिर, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा V, वैल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा ये, वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं, 1/8, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, और अगर 1 मोल होता तब 22.4 लीटर, 2 मोल होते 2 इंटू 22.4 लीटर, 3 मोल होते 3 इंटू 22.4 लीटर। लेकिन आपके पास मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 1/8, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 22.4 लीटर। तो ये आप यहाँ से सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके जो भी चीज़ आपकी आएगी वो इसका आंसर होगा। आप ज़रा इसका बताओ, अगर आपके पास 40 ग्राम है तो पहले क्या करोगे आप, सर पहले मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, देखो गिवन मास कितना है आपके पास 40 ग्राम्स, डिवाइड क्या करोगे आप, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास कितना आता है आपका, 80 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैंसल, 0 0 कैंसल, 4 1 जार 4 2 जार, तो मतलब आपके पास कितने मोल्स आ गए टोटल, 1/2 मोल। अगर 1 मोल होता तब कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, 2 मोल होते तो 2 इंटू, अब कितने मोल्स आपके पास हैं, 1/2। तो क्या मैं लिखूंगा फिर वैल्यूम जो लीटर्स में आएगा वो कितना आएगा, 1/2 इंटू 22.4 लीटर, ये आपका आएगा आंसर। यहां से आप करोगे सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहां पे जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका मास होना चाहिए ग्राम्स में, किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में गिवन। यहां पे किसमें है, किलोग्राम्स में, तो किलोग्राम को आप पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, इनटू ग्राम्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ग्राम्स के हिसाब से आएगा 28 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 28 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, और डिवाइड क्या करेंगे, इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये ग्राम कैंसल, 28 भी कैंसल, तो ये आपका आएगा 10⁻³ मोल्स। क्या आएगा आपका, 10⁻³ मोल्स। और अगर इतने मोल्स आपके आ गए, क्या आप वैल्यूम निकाल सकते हो, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैल्यूम विल बी इक्वल टू, इस तरीके से मोल्स जितने भी अब आपके पास 10⁻³ मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22.4 लीटर, इस तरीके से आएगा। बिल्कुल इजी है। क्या इस वाले पार्ट का आप आंसर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, आप लिखोगे सर गिवन मास जो है ये है हमारा 11 ग्राम्स, और डिवाइड क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, और वो होता है किसके बराबर, 44 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। अब ये ग्राम क्या होगा, कैंसल, तो ये आएगा आपका बराबर 1/4 मोल, इस तरीके से। तो अगर इतने मोल्स आपके पास है, क्या आप फिर वैल्यूम निकाल सकते हो, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैल्यूम किसके बराबर होगा, जितने भी मोल्स आपके पास हैं 1/4 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 22.4 लीटर। तो यहां से आप इस चीज को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना, इजी क्वेश्चंस बिल्कुल। तो खास ख्याल रखोगे आप कि जब भी आपका आंसर पूछेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूम, तो पहले आप मोल्स कैलकुलेट कर लिया करो। अगर मास गिवन है तो फिर मोल्स को मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली करोगे क्या
22.4 लीटर। करो ये राइट डाउन जल्दी। और यही जो 22.4 लीटर होता है इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, इसे मोलर वॉल्यूम भी इसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि हमेशा इतना ही वॉल्यूम एक मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये गैसेस के रिलेटेड है टोटल। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। अब जरा वाइंड अप करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखो, अगर आपको याद होगा, हमने सिर्फ अभी तक जितने भी लेक्चर हमने दिए हैं ना, हमने सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट की है, यही नंबर ऑफ मोल्स। देखो, एक फार्मूला है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो है गिवन पार्टिकल्स। ये पहले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। गिवन पार्टिकल्स और डिवाइड क्या करोगे आप, एवोगैड्रो नंबर, है ना। ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये सॉलिड्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, चाहे सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म में हो, या चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, या चाहे गैस फॉर्म में हो, ये इनके ऊपर अप्लाई होता है। दूसरी हमने पढ़ा था कि सर अगर गिवन मास होगा, मास अगर गिवन है जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया था, तो डिवाइड क्या करते थे हम, मोलर मास, याद है, मोलर मास। और ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक, अब ये जो है नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहां पे एक और चीज मैं समझा देता हूं आपको कि मान लो आपके पास किसी गैस का, कोई गैस आपने ली है एट एसटीपी और उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है 44.8 लीटर। समझना मेरी बात, कोई गैस है मेरे पास, उसने एसटीपी पे 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कितने मोल्स हो गए? देखो, अगर 1 मोल होता तब 22.4 लीटर, लेकिन यहां पे तो कितने लीटर्स है, 44.8 लीटर। तो मैं डायरेक्टली इस वॉल्यूम को जो गिवन होगा 44.8 लीटर को मैं डिवाइड करूंगा 22.4 लीटर। ये लीटर लीटर कैंसल, 4 1 इस तरीके से, तो 2, मतलब नंबर ऑफ मोल जब आपके आएंगे वो कितने आएंगे, 2। याद है आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक डजन के अंदर कितने बनाना होते हैं, 12। अगर मैं आपको 24 बनानास दूं, फिर मैं आपसे पूछूं ये कितने डजन हो गए, तो आप क्या करोगे कि सर 24 बनाना जो आपने दिए हैं इसको हम डिवाइड करेंगे 12 बनाना, क्योंकि 12 बनाना होता है आपका 1 डजन, तो वो कितने डजन बन गए फिर, 2। इसी तरीके से अगर मैंने आपको 22.4 लीटर दिया हुआ होता तो वो 1 मोल की बात कर रहा था फिर, लेकिन आपके पास कितने लीटर्स थे वॉल्यूम के, 44.8 लीटर, तो ये कितने मोल्स हो गए इनडायरेक्टली। तो जितना भी वॉल्यूम होगा लीटर्स में, तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, तो आपका आएगा नंबर ऑफ मोल। तो मैं लिखूंगा यहां पे गिवन वॉल्यूम ये किस में होना चाहिए, लीटर में, और डिवाइड क्या लिखेंगे हम, 22.4 लीटर। अगर mLs में पूछ रहा है तब आप इसको भी कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, mLs में। अगर ऊपर वॉल्यूम mLs में गिवन है तो लीटर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन ये वाली फॉर्मूला हमेशा किनके ऊपर अप्लाई होती है, फॉर गैसेस के ऊपर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। नंबर ऑफ मोल्स गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अब आज का जो है नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइड क्या करोगे आप, 22.4 लीटर। ठीक, तो ये आप राइट डाउन करोगे। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो आप सॉल्व करोगे। जरा एक क्वेश्चन ऑफ करो, कैलकुलेट वैल्यू एट एसटीपी, कैलकुलेट वैल्यूम एट एसटीपी। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपाइड बाय लिखेंगे पहले, ऑक्यूपाइड बाय नंबर फर्स्ट 6 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है आपका
24 एटम्स ऑफ मीथेन गैस, ठीक है। नंबर थर्ड 30 kg ऑफ इथेन गैस। ये 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अच्छा देखो, वैल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे तो पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन इसने क्या किया है, इसने 6 एटम्स किसके दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो मुझे पता है कि अगर एटम्स गिवन हो तो पहले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल्स के अंदर, और जैसे ही मोल आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर। फिर से समझो, अगर एटम्स गिवन है तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे उस फ्लो चार्ट के हिसाब से, पहले आप क्या अप्लाई करो, कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, फिर नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर। सिंपल सी बात है। तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे इसमें से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो एटम्स गिवन है कितने, 6। किसके एटम्स गिवन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के, और कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन 2, तो मतलब आपके पास आएंगे टोटल 3 मॉलिक्यूल्स। तो अगर 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, सर बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और पार्टिकल्स मतलब यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स आप लिखोगे 3 डिवाइड के लिखोगे आप Na, तो ये क्या बन गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। और अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 3 अपॉन एवोगैड्रो नंबर है, तो क्या मैं वैल्यूम निकाल सकता हूं, सर बिल्कुल वैल्यूम आप निकाल सकते हो। देखो ये आपके पास वैल्यूम को डिवाइड करोगे 22.4 लीटर, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों का रेशो। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अगर आपको वैल्यूम निकालना पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वैल्यूम निकालना पड़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, 22.4 लीटर के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मेरे पास, 3 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22.4 लीटर। तो यहां से आप इस चीज को सॉल्व करोगे, जितना भी वैल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा, खत्म। यहां पे देखते हैं नंबर नेक्स्ट, यहां पे देखो जरा क्या करोगे आप, 24 एटम्स ऑफ मीथेन गैस है आपके पास, टोटल एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, ऑफ मीथेन गैस। अच्छा किसके एटम्स गिवन है आपके, सर हाइड्रोजन के एटम्स कितने, 24। तो पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एटम्स हाइड्रोजन के है 24, डिवाइड लिखेंगे 4, तो ये किसके बराबर आएगा 6। तो मतलब आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने आ गए मीथेन के, 6 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स मीथेन के हैं, तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, सर बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स को डिवाइड क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए 6 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो क्या मैं वैल्यूम निकाल सकता हूं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, 6 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 22.4 लीटर। यहां से आप सॉल्व करोगे तो जितना भी वैल्यूम आपका आएगा वो लीटर्स में आएगा, ठीक। अब देखो नंबर नेक्स्ट क्या है, 30 kg ऑफ इथेन गैस है आपके पास। अब ये तो मास है, डायरेक्ट मास को आप मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो सोल्यूशन में कुछ इस तरीके से लिखूंगा, सोल्यूशन देखो ये 30 ग्राम है, तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, 30 इंटू 10⁻³ ग्राम। सर ये 10⁻³ ग्राम क्यों लिखा है, क्योंकि मास किस में गिवन है, केजी में गिवन है। तो मैं लिखूंगा 30 इंटू 10⁻³ ग्राम, और डिवाइड क्या करेंगे, सर डिवाइड करेंगे इसका मोलर मास, इथेन का। इथेन का मोलर मास कितना है आपके पास, 30 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैंसल, ठीक। तो 30 यह आएगा 10⁻³ मोल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास 10⁻³ मोल्स आ गए, तो अब आप क्या निकालोगे, वैल्यूम। तो वैल्यूम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 10⁻³ मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 22.4 लीटर, तो ये आपका क्या आएगा, वैल्यूम, ठीक है। तो वैल्यूम इंटू मोल्स एंड मोल्स इंटू वैल्यूम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को वैल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वैल्यूम को किस में, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 3 फार्मूला अब आप याद रखोगे। ये वाली फार्मूला सॉलिड लिक्विड गैस के लिए अप्लाई होती है, ये वाली भी सॉलिड लिक्विड गैस के लिए अप्लाई होती है, लेकिन ये वाली फार्मूला जो है ना, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर गैसेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो अब आपका आएगा
हम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के ऊपर और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।